नमस्कार। तो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस कहेंगे। अब देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए ना उसकी शुरुआत को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज हम यही करने वाले हैं। बीएनएस की पहली 20 धाराओं में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस नए कानून की नींव है क्या। तो सबसे पहली बात, बीएनएस ने सालों पुराने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कर दिया है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक जनरेशनल चेंज। तो सवाल यही उठता है कि इस नए कानून की नींव क्या है? वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पर ये पूरी की पूरी कानूनी इमारत खड़ी होने वाली है? चलिए एक एक करके इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हर कानून की शुरुआत होती है उसके नाम और उसकी पहचान से। धारा 1 बीएनएस को उसका ऑफिशियल नाम देती है, भारतीय न्याय संहिता, और ये साफ करती है कि ये कानून पूरे भारत पर लागू होगा। सिंपल। अच्छा, नाम और एरिया तो पता चल गया, पर इस कानून के हाथ कितने लंबे हैं, इसकी पहुंच कहां तक है? यही बात हमें समझाती हैं धारा 4, 5 और 6। और ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि कुछ मामलों में इसकी पहुंच देश की सरहदों के भी पार चली जाती है। तो मोटे तौर पर बीएनएस का दायरा 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, भारत के अंदर होने वाले क्राइम। दूसरा, किसी भारतीय ने दुनिया में कहीं भी कोई क्राइम किया हो। और तीसरा, वो क्राइम जो हुए तो विदेश में हैं, पर उनका असर, उनकी आंच भारत तक पहुंची है। चलिए जरा इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। धारा 4 का फंडा बहुत सीधा है। अगर क्राइम इंडिया की जमीन पर हुआ है तो बॉस कानून भी इंडिया का ही लगेगा। बात खत्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्राइम करने वाला कोई इंडियन है या कोई फॉरेनर। यह मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। पता है, हमारा कानून अपने नागरिकों का पीछा दुनिया के किसी भी कोने में कर सकता है। धारा 5 यही कहती है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश में जाकर भी कोई ऐसा काम करता है जो बीएनएस के हिसाब से क्राइम है, तो उस पर इंडिया में केस चल सकता है। और धारा 6, ये तो आज के डिजिटल जमाने के लिए बहुत ही जरूरी है। जरा सोचिए, कोई हैकर किसी दूसरे देश में बैठा है और इंडिया के किसी बैंक सर्वर पर अटैक करता है। अब देखिए, हैकर भी बाहर, क्राइम भी बाहर, लेकिन उसका असर कहां हुआ? भारत पर। तो बीएनएस लागू होगा और हमारी अदालतें एक्शन ले सकती हैं। ठीक है, तो हमने कानून का दायरा समझ लिया, पर जब कोई इस दायरे के अंदर कानून तोड़ता है तो उसका अंजाम क्या होता है? सजा क्या मिलती है? इसका जवाब है धारा 3 और 7 में, जो सजाओं की बात करती हैं। तो बीएनएस में मेनली 5 तरह की सजाएं हैं। सबसे गंभीर है डेथ पेनाल्टी, फिर आती है उम्र कैद, इसके बाद है जेल, जो सिंपल भी हो सकती है या कठोर भी, जिसमें सजा के साथ साथ कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, और आखिर में आती हैं फाइनेंशियल सजाएं, जैसे जुर्माना लगाना या अपराधी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। धारा 7 ये भी साफ करती है कि बस यही सजाएं दी जा सकती हैं, इनके बाहर कुछ नहीं। चलिए अब जरा कानून की भाषा को समझते हैं। देखिए, हर फील्ड की अपनी एक डिक्शनरी होती है, राइट? कानून की भी है। धारा 8 से 15 एक तरह से बीएनएस की अपनी डिक्शनरी है, जो कुछ बहुत ही जरूरी शब्दों का मतलब बिल्कुल क्लियर कर देती हैं। यहाँ 2 बहुत सिंपल लेकिन जरूरी नियम है। धारा 8 कहती है कि कानून में जेंडर को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। जहां भी वह या ही जैसे शब्द आएंगे, उनका मतलब पुरुष और महिला दोनों होगा। और वैसे ही धारा 9 कहती है कि सिंगुलर शब्दों में प्लूरल का मतलब भी शामिल है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। कानून की नजरों में एक व्यक्ति या पर्सन कौन है? धारा 10 इसे साफ करती है। व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि कोई कंपनी, कोई संस्था या कोई संगठन भी हो सकता है। और ये बहुत जरूरी है, तभी तो कॉर्पोरेट क्राइम्स के मामलों में भी जवाबदेही तय हो पाती है। लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, ये शब्द हम सब ने सुना है। धारा 11 के मुताबिक इसमें सरकार के लिए काम करने वाला हर इंसान आता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, कोई जज हो या कोई और सरकारी कर्मचारी। और जब कानून सरकार शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका क्या मतलब होता है? धारा 14 के हिसाब से इसका मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारों से है। ये परिभाषा तो आज के डिजिटल जमाने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। धारा 15 कहती है कि डॉक्यूमेंट का मतलब अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। कोई भी लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे कि एक ईमेल, एक व्हाट्सएप चैट या सर्वर का डेटा, ये सब कानूनी तौर पर एक डॉक्यूमेंट है। चलिए अब आखिरी कुछ परिभाषाओं पर एक नजर डालते हैं। ये अपराध के पीछे की नीयत और लीगल सिस्टम से जुड़ी हैं। ये हमें मिलेंगी धारा 16 से 20 में।
क्राइम की दुनिया में नियत यानी इंटेंशन सब कुछ होता है। तो बेईमानी से कुछ करने का कानूनी मतलब क्या है? धारा 18 बताती है, जब कोई इस इरादे से काम करे कि किसी एक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचे और दूसरे को गलत तरीके से फायदा हो, तो उसे बेईमानी कहते हैं। सारा खेल गलत फायदे और गलत नुकसान की नियत का है। धोखा या फ्रॉडुलेंटली इससे थोड़ा सा अलग है। धारा 17 के मुताबिक यहाँ मेन इरादा ही धोखा देने का होता है। बेईमानी में जोर गलत फायदे या नुकसान पर था, जबकि धोखाधड़ी में जोर सिर्फ धोखा देने की नीयत पर है, भले ही उससे कोई फाइनेंशियल फायदा नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। अब बात करते हैं उनकी जो न्याय करते हैं। धारा 19 के हिसाब से न्यायाधीश या जज हर वो इंसान है जिसे कानून ने कोई भी कानूनी फैसला सुनाने का अधिकार दिया हो। और इसी तरह धारा 20 कोर्ट के दूसरे अधिकारियों को डिफाइन करती है जो जस्टिस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो इन सबको मिलाकर हम कहाँ पहुंचे? असल में ये जो पहली 20 धाराएं हैं ना, ये बीएनएस की एबीसी हैं, उसकी वर्णमाला। यही वो अक्षर और शब्द हैं जिनसे कानून की पूरी भाषा लिखी जाएगी। और सोचिए, जैसे कोई एबीसी सीखे बिना किताब नहीं पढ़ सकता, ठीक वैसे ही इन बेसिक रूल्स को समझे बिना बीएनएस को समझना इम्पॉसिबल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन बुनियादी सिद्धांतों को जानने के बाद क्या कानून अब भी सिर्फ नियमों की एक सूखी सी किताब लगता है, या अब इसमें एक लॉजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऐसा ढांचा जो समाज को चलाने के लिए बनाया गया है? ये नजरिया ही तो कानून को समझने की पहली सीढ़ी है।